आप एथीस्ट हैं वैसे, शायद मैंने कहीं सुना पड़ा। हाँ मैं हूँ। क्यों? अच्छा, जावेद साहब तो शायद यकीन करते हैं, वो तो इस्लाम पर बहुत लिखते बोलते भी हैं। नहीं वो लिखते बोलते हैं लेकिन यकीन तो नहीं करते। अच्छा, वो भी एथीस्ट है? नहीं वो तो मतलब वो एंटी थियस्ट है कि मतलब मेरे जो पहले 8 साल थे फिल्म इंडस्ट्री में, मैंने मतलब एक्टिंग के बारे में सोचा भी नहीं था। क्योंकि देश में राष्ट्रवाद की, नेशनलिज्म की एक वेव चली है, इसीलिए ये बाढ़ आ गई है इस तरह की फिल्मों की, वॉर से रिलेटेड फिल्मों की। और आप भी इसीलिए ये फिल्म 120 थे, उसमें से ज्यादातर अहीर थे, लेकिन ज्यादा इस फिल्म में आपने शैतान सिंह को ज्यादा दिखाया है। तब यार जो आप इतना हंगामा कर रहे थे, एक प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसकी वजह थी नहीं। तो डॉन का रीमेक बनाने के पीछे क्या सोच थी? जब मैं वो फिल्म देख रहा था एज अ किड, जब मैंने वो फिल्म देखी थी तो मुझे बच्चन साहब से डर लगता था जब वो डॉन थे। तो फरहान को डर ज्यादा एक्टर के तौर पे फिल्म आती है तब लगता है, या डायरेक्टर प्रोड्यूसर के तौर पे आती है तब लगता है? नहीं, दिलशादा के दौरान लगा था, लक्ष्य के दौरान मुझे बहुत ही मतलब टेंशन थी। कहते हैं सोशल मीडिया पर क्यों आप लोगों से आर्ग्यू करते रहते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं। मैं वो जानते हैं वो क्या कर रहे हैं, मैं कौन होता हूँ उनको बोलने वाला कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं। विद इन हाफ एन आवर 45 मिनट्स वो गाना लिख लेते हैं और सब बहुत खुश हो जाते हैं। फिर उसके बाद रात को उनका एक फोन आएगा या फिर अगले सुबह एक फोन आएगी, अच्छा ये लाइन बदलो। फिर लोगों ने कहा यार बहुत अच्छा किया, तो और कॉन्फिडेंस बढ़ा, ऐसा था क्या? नहीं, सब ने पहचान लिया था एक छोटी उम्र में कि यार ये लड़का बहुत झूठ बोलता है लाइफ में, ये फिल्मों में ही कुछ करेगा। आज धरती लहू पुकार रही है, सींच दो उसे दुश्मन के खून से, अंगार बनकर बरस जाओ दुश्मन पर, दिखा दो उन्हें वो 1000 है तो क्या हुआ, भारत माँ की रक्षा के लिए उसका हर एक बेटा 100 के बराबर। देश का, बॉलीवुड का बेस्ट डायरेक्टर आप किसे मानते हैं? बेस्ट एक्टर? फॉर मी दिलीप साहब एंड बच्चन साहब। खुद को एक्टिंग में 10 में से कितने नंबर देते हैं फरहान? बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट राइटर, बेस्ट फिल्म, बेस्ट सॉन्ग, बेस्ट डायलॉग टाइप तो पूछ सकते हैं। बेस्ट सॉन्ग मेजर शैतान सिंह, लेजेंड्स ऑफ लेजेंड, शाहरुख खान, मैग्नेटिक। सेट पे लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे, सर एक्टर आए हैं, डायरेक्टर आए हैं, सिंगर आए हैं, या फिर सब एक ही शिफ्ट में आए? तो मैं अलग अलग वैन रखता हूँ, एक पर सिंगर डायरेक्टर, तो जिस मूड डिपेंड करता है, तो जानते हैं कि मैं किस मूड में हूँ। नमस्कार, हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं न्यूज 24 और E24। मैं हूं मानक गुप्ता। आज मेरे साथ स्टूडियो में है सुपरस्टार फरहान अख्तर, मेरे साथ हैं रितेश सिधवानी। ये दोनों मिलकर इतनी ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके हैं कि लोग अब गिनती भी भूल चुके हैं। मेरे साथ स्टूडियो में हैं रजनीश रेजी घाई, पहले एडवर्टाइजिंग में अपना सिक्का जमा चुके हैं, अब बॉलीवुड में कदम रख रहे हैं। जैसा मैंने कहा, रितेश और फरहान की जोड़ी तो ब्लॉकबस्टर देने के लिए मशहूर है, लेकिन फरहान के बारे में अब ये कहा जाने लगा है, एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे, किस किस रूप में जीतोगे। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। इस बार फौजी बने हैं। 120 बहादुर नाम की फिल्म आ रही है और उसको डायरेक्ट किया है खुद रेजी ने। जी वेलकम ऑल। थैंक यू। स्टार्ट आप ही से करता हूँ। जी जरूर। फौजी का रोल शायद फरहान पहली बार कर रहे हैं? हाँ, फौजी का रोल फौजी का पहली बार। मैं डायरेक्ट कर चुका हूँ फौजियों को लक्ष्य में। और वर्दी मैंने पहनी थी वजीर में, पुलिस यूनिफॉर्म, मगर ये पहली बार है जो मैं सोल्जर का रोल और एक ऑफिसर का रोल कर। क्या ये मिल्खा से भी ज्यादा चैलेंजिंग रोल था? अलग तरह की जिम्मेदारी है इस रोल की। और ये जो कहानी बताना बहुत ज़रूरी था इस फिल्म को लेकर। बैटल ऑफ रेजांगला एक ऐसी जंग है जो बहुत कम लोग जानते हैं कि 18 नवंबर को हुआ क्या था। और मुझे तो बहुत खुशी है कि हम मिलकर ये कहानी दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं। अपने दर्शकों को भी याद दिला दूं, दरअसल हम न्यूज़ चैनल भी हैं, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमारे व्यूअर, हमारे दर्शक पढ़ते लिखते बहुत हैं, हिस्ट्री बहुत जानते हैं। तो 1962 में इंडिया चाइना की जो वॉर हुई थी, जिसे साइनो इंडिया वॉर कहा जाता है, नॉर्मली लोग ये याद रखते हैं कि चाइना जीत गया था, हम हार गए थे, लेकिन नवंबर में 18 तारीख को रेजांगला की लड़ाई हुई थी, जिसमें हमारे 120 बहादुर सैनिकों ने चीन के 3000 सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए थे। इसीलिए 1962 की लड़ाई का जिक्र जब भी होता है, रेजांगला की लड़ाई का जिक्र जरूर होता है। आपने भी जब इस बारे में रिसर्च की तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी रेजांगला के बारे में जो पहली बार पता चली। कमाल की चीजें हुई थी उस रात। और दुख की बात है, मतलब आप कह रहे हैं कि हो सकता है आपके दर्शक में बहुत से ऐसे लोग हो जो जानते हैं कि उस रात को क्या हुआ था, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं मतलब जिनको ये इतिहास डिटेल में नहीं पता। तो ये कहानी बतानी बहुत ज़रूरी थी। मुझे ताज्जुब है कि मतलब इसके पहले 63 ईयर्स हो चुके हैं, किसी ने नहीं बनाई, और खुशी भी है कि हमें मौका मिला बनाने का, तो इट्स बिटर स्वीट। लेकिन एक ऐसी घटना थी जो मतलब वो कहते हैं ना,
अविश्वसनीय है। एक तरफ 1400, एक तरफ 3000। मेरे फादर कहते हैं कि ट्रूथ और फिक्शन में फर्क जो होता है कि ट्रूथ डजंट हैव टू प्रूव इटसेल्फ, फिक्शन को प्रूव करना पड़ता है कि हाँ मैं भी हूँ, क्योंकि उसके लिए आपको लॉजिक चाहिए होती है। अगर मैं आपको कहता कि ये कहानी एक राइटर ने सिर्फ लिखी है तो आप कहते यार कि ये कैसे हो सकता है, ये तो नामुमकिन है, लोग ऑडियंस हंसेगी, हम पर कहेगी कि यार तुम लोग कुछ भी लिबर्टी ले रहे हो। लेकिन क्योंकि ये दरअसल हुआ था तो फिर आपको लगता है कि यार मतलब कैसे क्या कमाल कर दिया था उन लोगों ने। जैसे मैंने पूछा, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ जी, क्या भाग मिल्खा भाग से ज्यादा मेहनत इस बार आपको करनी पड़ी हाँ, मेजर शैतान सिंह के लिए? हाँ, वो आपका सवाल था। नहीं, मैं सच कहूँगा भाग मिल्खा भाग में मेहनत जो थी, फिजिकल मेहनत जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जैसे मैंने कहा इसमें एक जिम्मेदारी, अलग जिम्मेदारी है। उसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो मिल्खा जी के फैमिली के प्रति थी, उनके प्रति थी। और मैं चाहता था कि जब वो इस फिल्म को देखें तो उन्हें लगे कि जस्टिस हुआ है इस फिल्म के साथ, उनके किरदार के साथ। ये कहानी जो है ये हर हिंदुस्तानी की कहानी है, तो मेरी जिम्मेदारी जो है वो हर हिंदुस्तानी के लिए है और हर फौजी के लिए है, तो ये एक अलग जिम्मेदारी अलग है। पर वर्कआउट तो मेरे ख्याल से आपका भाग मिल्खा भाग के समय जो शुरू हुआ था वो, हाँ उसके बाद मैं रुका ही नहीं। रुके नहीं? हाँ नहीं, मेरी ज़िंदगी बदल गई उस फिल्म के बाद, ख़ासतौर से हेल्थ को लेकर, फिटनेस को लेकर। जो इंसान में उसके पहले था, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के दौरान जो मैं था, आई कुड नॉट बिकम दैट अगेन। सो वर यू एक्चुअली दैट? जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वाला? I was more like that before. Seriously? जी जी। आप कभी सीरियसली नहीं लेते थे हेल्थ को, फिटनेस को? नहीं, इतना सीरियसली नहीं लेता था, लेकिन मुझे समझ में आया कि मतलब फिटनेस का मतलब क्या होता है और किस तरह की डिसिप्लिन होती है। और डिसिप्लिन जब आप हो जाते हैं फिटनेस को लेकर या हेल्थ को लेकर, दैट सीप्स इनटू योर वर्क, दैट सीप्स इनटू द वे यू लिव योर लाइफ, तो सारी चीजें में आती है। फिर उसके बाद उसको डिस्टर्ब करना मुश्किल हो जाता है। मैं एक वजह और बताता हूँ जो हमें समझ में आता है, वो ये है कि वंस यू बिकम अ सुपरस्टार तो फिर एक नेसेसिटी भी होती है दैट यू हैव टू लुक गुड, यू हैव टू हैव सिक्स पैक एब्स, यू हैव टू बी वेल बिल्ड, ये सारी जरूरत। और आप सिंस यू हैव बिकम अ सुपरस्टार, आई अप्रिशिएट दैट, थैंक यू वेरी मच एंड आई थैंक यू टू द ऑडियंस, थैंक यू। तो क्या वो भी एक वजह है क्या दैट यू हैव टू compete with the likes of ऋतिक रोशन and other good looking well built stars? नहीं, मैं सच में कह रहा हूं, इसमें कंपटीशन की कोई बात है नहीं। आप अपना काम अगर इतना, यू लुक लाइक अ वेरी फिट गाय। नहीं, यू डू, यू एब्सोल्युटली डू। You just made my और day. फिटनेस पता चलती है किसी इंसान की एनर्जी से। तो फॉर यू टू हैव गुड एनर्जी, जब आप काम पे रिपोर्ट करें तो आपका जो एक आउटलुक है वो पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक है। जिस तरह से आप क्रू के साथ एंगेज करोगे, यहाँ पर आप स्टूडियो में जब आके मिलोगे सबसे, तो एक फीलिंग होनी चाहिए ना। वो कितना मतलब आप 2 दिन ढोंग कर लोगे यार, उसके बाद देन विल स्टार्ट शोइंग। तो दैट फिटनेस मोर इज अ मेंटल स्टेट ऑफ माइंड। मैं बिल्कुल ये नहीं मानता, और मैं आपके लोगों से भी कहूँगा कि ये जो 6 पैक 8 पैक का एक ट्रेंड है, इट इज प्लीज उसमें मत फंसिए। इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट टू हैव 6 पैक एंड 8 पैक। अगर किसी रोल के लिए आपको बनाना पड़े या किसी चीज के लिए आपको, वो अलग बात होती है, क्योंकि उसका एक लाइफस्टाइल होता है, एक डिसिप्लिन होता है। शॉर्टकट मत लीजिए, ऐसी चीजें मत कीजिए कि मैं आज इंजेक्ट कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगी और बन जाएगा कुछ, बिकॉज दोज थिंग्स आर वेरी डेंजरस। जब आपको करना है प्लीज टाइम लेके डू इट विथ कीपिंग योर हेल्थ, कीपिंग योर लॉन्गर गोल्स इन माइंड। तो ये सारी चीज़ें कीजिए। तो मुझे बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि जब मैं वो फिल्म नहीं कर रहा हूँ, जैसे तूफान जैसी फिल्म हो या भाग मिल्खा भाग जैसी फिल्म हो, तो मैं मतलब एक ऐसी बॉडी लेके घूमूं कि लोग मतलब कहीं वाह वाह। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। ओके, तो फरहान आज जब आए हैं तो एक एक्टर के तौर पे आए हैं, डायरेक्टर के तौर पे आए हैं, राइटर के तौर पे आए हैं, सिंगर के तौर पे आए हैं, फिल्म मेकर। मैं आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। वो कुछ लोग कहते हैं ना कि 120 बहादुर हैं, शायद 120 तरह के हेड्स फरहान खुद पहनते हैं। नहीं, थैंक यू वेरी मच। लेकिन यहाँ पर हमारे बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर रीजी बैठे हैं और प्रोड्यूसर। अंदर से क्या ज्यादा फील होता है फरहान को भी? एक्टर ज्यादा फील होता है या वो जो शुरू में आपने जो स्टार्ट किया था एक फिल्म मेकर, एक डायरेक्टर, वो ज्यादा फील होता है अंदर से? सभी चीजें लोगों को एंगेज के लिए, मतलब हम काम करते हैं, ऑडियंसेस के लिए हम काम करते हैं, उन्हें एंटरटेन करने के लिए, उनके साथ एंगेज करने के लिए, उनके साथ कहानियाँ शेयर करने के लिए। तो मुझे तो खुशी इस बात में भी होती है कि जोया अगर मुझसे कहे कि तुम डायलॉग लिख लो फिल्म के, तो मुझे खुशी है, मैं डायलॉग लिख लूँगा यार, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई लव मूवीज़, कुछ भी करा। हाँ मतलब यार मुझे फिल्मों से, आई लव मूवीज, तो कुछ भी करा लीजिए, मतलब अगर मुझसे हो सके मैं कर लूंगा। हो सके क्या? मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो आपने स्टार्ट की हो और आपने उसमें अच्छा ना किया हो? नहीं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं यार लाइफ में। कुछ जैसे कैमरामैन बनना इजी काम नहीं है। कैमरा भी किया है आपने? नहीं, मैं असिस्टेंट कैमरामैन रहा हूँ, बट टू एक्चुअली बी मतलब गुड डीओपी इज नॉट एन ईजी थिंग। तो बहुत सी ऐसी चीजें, कोरियोग्राफी है, एक्शन डायरेक्टर हैं, एडिटर्स हैं, साउंड
के जो लोग हैं, VFX है, अभी तो मतलब VFX का ज़माना चल रहा है, तो मैनी थिंग्स आर देयर, बट आई लव व्हाट आई डू। जो डायरेक्टिंग है, राइटिंग है, प्रोड्यूसिंग है, एक्टिंग है, आई लव। अच्छा, कभी ये शुरू से आपको पता था कि आप में सारे टैलेंट्स हैं, या धीरे धीरे एहसास हुआ यार तो मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, फिर लोगों ने कहा यार बहुत अच्छा किया तो और कॉन्फिडेंस बढ़ा, ऐसा था क्या? नहीं, अब सबने पहचान लिया था एक छोटी उम्र में कि यार ये लड़का बहुत झूठ बोलता है लाइफ में, ये फिल्मों में ही कुछ करेगा, इसका कुछ और हो नहीं सकता। तो आई वॉज ऑलवेज हैड अ वेरी क्रिएटिव माइंड। आई मीन ऑब्वियसली एट दैट टाइम इट वाज यूज्ड वेरी डिफरेंटली, बट आई ऑलवेज वांटेड टू बी इन मूवीज। मैं चाहता था कि मैं एंटरटेनमेंट में कुछ करूं। सबको लगा था कि मैं एक्टर बनूंगा क्योंकि आई टू लव मेकिंग पीपल लाफ एंड एंटरटेनिंग पीपल। लेकिन जब मुझे थोड़ा बहुत होश आया कि मतलब फिल्मों में क्या क्या हो सकता है, तो मुझे लगा कि यार ये राइटिंग जो है और डायरेक्टिंग जो है दैट फील्स लाइक अ गुड थिंग टू डू। शायद डैडी से आया। हाँ, नहीं डैडी से मतलब, हाँ राइटिंग तो, और मम्मी से भी दोनों से। लेकिन वो मुझे बहुत पसंद था। डायरेक्शन, एक्टिंग, ऑनेस्टली मैं सच कहूँगा आपसे कि मतलब मेरे जो पहले 8 साल थे फिल्म इंडस्ट्री में, मैंने मतलब एक्टिंग के बारे में सोचा भी नहीं था। मुझे 2 रोल, बहुत अच्छे रोल ऑफर हुए थे जो जिनको मैंने टर्न डाउन किया था। मैंने कहा भाई मुझे एक्टिंग के बारे में कुछ नहीं पता, मैं नहीं करूँगा। तो अभिषेक कपूर जो थे गट्टू, जिन्होंने रॉक ऑन बनाई, तो उन्होंने मतलब इतना मतलब इंसिस्ट किया कि मुझे लगा चलो यार दोस्त है अभी, उसकी अब दिल नहीं तोड़ता हूँ उसका, मैं कर लेता हूँ। एंड देन आई एंजॉयड इट, एंड देन वहाँ से निकला यार। कमाल काम किया। रितेश, आई विल कम टू यू रेजी आफ्टर दैट। रितेश, आपने कैसे देखा है फरहान का ट्रांसफॉर्मेशन? आपने तो साथ साथ, आई थिंक आप तो स्कूल में साथ में थे और वहीं से फिर आपने वो कंपनी भी बनाई, एंड कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आपने देखा है? I think, you know, like fish to water. Like in terms of, but you know, like you said, I know him from school, but इनका एक ये चीज हमेशा था, जो भी ये करते 100% उसको दे देते। Whether he was acting, if he was deciding to do the Milkha Singh part, he had transformed and had become Milkha Singh. I think उन्होंने मतलब, I think he must have started deciding कि वो, I remember जब इनके practice rounds होते, मुझे राकेश ने एक दफा कहा था कि he was almost trying to reach the speed or even cross it. So he didn't want it to feel on screen, but I think what was your timing? Had almost been very close to. Yeah, नहीं, not close to Milkha ji on 400 meters, but I wanted my 100 meter speed to become very fast. क्योंकि जब शूटिंग होती है आप 400 मीटर तो कभी दौड़ोगे नहीं शूट में। Correct. ज़्यादा से ज़्यादा आप 200 मीटर दौड़ोगे। कितना हो गया था? तो मैंने 100 मीटर, मेरी फैंटेसी थी कि मैं 100 मीटर बिलो 12 सेकंड्स करूं। तो 11.4 I clocked on the 100. 11.4. लेकिन उसका जो उल्टा तरीका तो जो बाकी क्रू वाले थे, they had to bear with all the non-eating of carbs and all that. So I think no, so I think जो भी whatever Farhan, I think he decides, he gives it his 100%. That is why I feel आपको लगता है कि जब ये डायरेक्ट कर रहे हैं या एक्ट कर रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं या गा रहे हैं, it is then he's 100% only that. बाकी कामों में you can't involve it. अच्छा भाई, ऐसा कुछ यूनिक काम नहीं है जो आप करते हैं आप 100% देते हैं, जो ये करते हैं 100% देते हैं, और जो रेजी करते हैं वो भी 100% ही देते हैं यार। नहीं, लेकिन इतने सारे काम हम भी इतने अच्छे नहीं कर सकते। नहीं, जो भी आप करते हैं यू गिव इट 100%, वरना करने की जरूरत, व्हाई डू इट? दैट्स ट्रू। ओके रेजी, क्या जब ये फिल्म का कॉन्सेप्ट आपके जहन में आया तो क्या पहला चेहरा फरहान का आया था क्या? मेजर शैतान सिंह। बिल्कुल। मैंने इनको अप्रोच भी किया था, बट आई थिंक दैट टाइम ही वाज वेरी बिजी। ये कब की बात है? अब तो हो गए हैं, काफी 2 साल के ऊपर हो गए हैं। अच्छा, इन्होंने मना कर दिया पहले? नहीं, मना नहीं किया, बहुत बिजी थे, तो बोला मिलेंगे बाद में, एंड देन वी लॉस्ट टच। मैं ऐड बना रहा था, ये फिल्में बना रहे थे, एंड देन वी गॉट टुगेदर अगेन, एंड देन हियर वी आर। ये कब की बात है? ये कुछ 2 साल पहले शुरू किया था इनके साथ। मैं इस फिल्म पे 5 साल से काम कर रहा हूँ। 5 years। और 10 साल से बनाने की चाहत है। जब पहले मैंने कहानी सुनी थी, आपको एक अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। जब हम छोटे थे, हम सबको डर लगता था कि हमारे फादर आर्मी में है और इंडिया चाइना की कभी लड़ाई हो जाए वापस, तो हमारे फादर को क्या होगा, बिकॉज वी लॉस्ट द वॉर। एंड दैट्स द रीजन आई वांटेड टू मेक दिस फिल्म, बिकॉज आई वांट टू टेल द पीपल ऑफ दिस कंट्री कि जब तक हमारे सरहद पे ऐसे लोग खड़े हैं, हम चैन की नींद सो सकते हैं। सो 1962 रेजांगला, आपने इस बार जब रिसर्च किया तो कोई नई बातें पता चली आपको रेजांगला की लड़ाई के बारे में? नहीं, बिकॉज़ यू वर एन आर्मी किड, या पहले से सब पता था? नहीं, मैंने पहले रिसर्च की, फिल्म बनाने की कोशिश की। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। तो मैं पहले रामचंद्र जी को मिला, निहाल सिंह जो लड़ाई में लड़े थे, जो आज भी हमारे साथ हैं, पहले उन लोगों से मिला। फिर मैंने अपने भैया के थ्रू थोड़ा आर्काइव्स निकालने शुरू की 13 कुमाऊं की, वहाँ जाके उन लोगों को मिला, फिर धीरे धीरे करके फिर हमारी स्टोरी बनती रही। फिर नरपत सिंह जी को मिले। अच्छा, ये कहना सही होगा कि इंडिया चाइना वॉर, चाइना से वो वॉर हार गया था 1962 में? इंडिया हार गया था, वॉर हार गया था, लेकिन एक ही बैटल जो आज तक इंडियन आर्मी में भी सिखाई जाती है,
बैटल ऑफ रेजांगला, वो हम जीत गए थे। तो क्या वजह थी कि रेजांगला की उतनी चर्चा आज तक नहीं होती है? ये और मुझे भी बस नहीं हार गए इसी की ज्यादा चर्चा होती है। बहुत सैड बात है ये, मेरे को भी पता नहीं आज तक कि आप गूगल कर सकते हैं, बहुत छोटे से आर्टिकल्स आते हैं आज भी, बट होपफुली इस फिल्म के बाद लोगों को पता चल जाएगा। एब्सोल्युटली। फरहान, एक कंट्रोवर्सी हो गई, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि वो कुमाऊं रेजिमेंट के सारे सिपाही थे, 120 थे, उसमें से ज्यादातर अहीर थे, लेकिन ज्यादा नहीं, इस फिल्म में आपने शैतान सिंह को ज्यादा दिखाया है। नहीं, ऐसा तो है नहीं, मतलब ये तो चाली कंपनी के जो जवान हैं वो ज़्यादातर अहीर थे। यस। और फिल्म का नाम हमने रखा ही 120 बहादुर है। अगर हम चाहते थे कि ये फिल्म सिर्फ शैतान जी के बारे में हो तो हम टाइटल शैतान सिंह रख सकते थे, बहुत ही पावरफुल टाइटल है, वो भी बन सकता था। लेकिन हमें बिल्कुल कोई मतलब हमारे माइंड में कन्फ्यूजन नहीं थी कि इस फिल्म के जो हीरो हैं वो सारे जो लोग हैं जो उस जंग को लड़े थे वो सारे लोग हीरो हैं। तो इसलिए हमने फिल्म का टाइटल भी 120 बहादुर रखा है। और जब ये लोग फिल्म देखेंगे, 21 नवंबर अब बहुत दूर है नहीं, तो जब देखेंगे इस फिल्म को तो उन्हें खुद ब खुद अंदाज़ा हो ही जाएगा कि मतलब यार जो आप इतना हंगामा कर रहे थे, एक प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसकी वजह थी नहीं। उसमें एक इनका जो वॉर क्राई है वो भी तो आपने बार बार उसका इस्तेमाल किया है ना? जी जी, दादा किशन की जय। दादा किशन की जय। जी, हाँ, वो उसमें ट्रेलर में भी है। जी, जी। और शायद एक अच्छा खासा डायलॉग भी है। जी, डायलॉग भी है, लेकिन डायलॉग को मतलब अगर आप उसको भी साइड पर रख दें, हाँ। तो जिस तरह से उनके कैरेक्टर्स को दिखाया गया है, जिस तरह से उनका कल्चर दिखाया गया है, मैं पढ़ जी, के सुना दूं? जरूर। अहीर हैं हम, प्यार से मांगोगे तो जान भी दे देंगे, पर देश की बात आई तो एक क्या 100 की जान भी ले लेंगे। जी, बोल के सुनाइए ना जरा। सर वो तो किसी और ने बताया था फिल्म में, वो मैं उनको लेके आऊंगा। अंकित है उनका नाम, बहुत ही अच्छे एक्टर है। कोई और डायलॉग है फिल्म का याद है कुछ? एनीथिंग, कुछ भी आपको याद रह गया हो जो शूट के बाद। फ्रॉम द स्पीच, हाँ, एक डायलॉग था, चीन हमारे घर में घुसाया है और इसे रोकना हमारी जिम्मेदारी है, एक होकर, हाथों में हथियार और सीने में तूफान लेकर। यार मुझे डायलॉग वहाँ याद रहते हैं जब मैं मोमेंट में होता हूँ, लेकिन हाँ ऐसा कुछ है। और हम पीछे नहीं हटेंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे, जी, ये भी है। ओके, वेरी पावरफुल। ये हाँ नहीं है, आज धरती लहू पुकार रही है, सींच दो उसे दुश्मन के खून से, अंगार बनकर बरस जाओ दुश्मन पर, दिखा दो उन्हें वो 1000 है तो क्या हुआ, भारत माँ की रक्षा के लिए उसका हर एक बेटा 100 के बराबर है। क्या बात है, स्टिल गेटिंग गूज बम्प्स। ट्रेलर देख के भी गूज बम्प्स हो रहे थे। बट रेजी, क्या फरहान ने इंटरवीन किया, तंग किया बिल्कुल शूट नहीं। के दौरान, या ही वाज अ डायरेक्टर? बिल्कुल नहीं, काफ़ी प्रेशर था मेरे ऊपर, जैसे आपने कहा कि ये सब कुछ करते हैं, तो शुरू में मेरे को थोड़ा डर था, पर कभी नहीं। कभी नहीं? नहीं। एक्टर की तरह जो आपने कहा वो माना? अगर कुछ उनको बोलना भी होता है तो बड़े रिस्पेक्टफुली मेरे को बताते हैं, एंड हमने मिलके काम किया है इस फिल्म में। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी। तो डायरेक्टर को साइलेंट मोड पे डाल देते हैं जब एक्टर होते हैं? सर वो भी ज़माना चला गया है कि मतलब इतने वाटर टाइट कंपार्टमेंट में काम होते हैं। जब मैं भी डायरेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने काम किया आमिर के साथ, शाहरुख के साथ, ऋतिक के साथ, प्रीति, प्रियंका, ऐसे मतलब दिग्गज जो कलाकार हैं उनके साथ काम किया है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप किसी के साथ उस लेवल पर काम करते हो तो आप जानते हो कि वो इस तरह के एक्टर नहीं है जो सिर्फ आकर डायलॉग बोलकर चले जाएंगे। आप चाहते हैं उनसे मतलब कि एक इन्वॉल्वमेंट हो, हाँ एक इन्वॉल्वमेंट हो, किस तरह से उस कैरेक्टर को अपना बना रहे हैं। तो जिस नज़रिए से वो एक कैरेक्टर को देखेंगे आप कभी उस नज़रिए से नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आप पूरी फिल्म देख रहे हैं। तो थोड़ा बहुत एक उसे ज़िंदगी देने की जो बात होती है वो एक्टर से ही आएगी। तो उसके लिए कम्युनिकेशन, एक ओपन लाइन ऑफ कम्युनिकेशन रहना फिल्म बहुत मेकिंग है ही ऐसे ना, इट इज कोलैबोरेटिव। यू कांट से कि मैंने किया है, इट्स ऑलवेज हम। एंड आई थिंक जब भी कोई एक्टर को आप ले लो किसी भी किरदार के लिए, जो जब ये डायरेक्ट करते हैं या जोया डायरेक्ट करती है, जब रेजी ने डायरेक्ट किया, आई थिंक वो कैरेक्टर को आप लिखते हो लेकिन उसमें जो लाइफ आती है वो एक्टर लाते हैं, ही ब्रिंग्स इट टू लाइफ। तो आई थिंक वो कोलैबोरेटिव प्रोसेस हो ही जाता है। जी ज़रूर, बट एक चीज़ सही है कि ऑन सेट उन सारी चीज़ों के बाद और उन सारी चीज़ों के बावजूद जो आखिर में डिसाइड होगा कि ये होगा या ये नहीं होगा, वो डायरेक्टर होगा। कैसे आप ये सब्जेक्ट्स चूज करते हैं और उसमें ऐसा क्या जादू करते हैं कि जिस फिल्म में हाथ डालते हैं वो ट्रेंड सेटर हो जाती है, एकदम नई वेव ले आती है? वैसा लगता है अरे ये कहाँ से फिल्म आई है, अब से पहले किसी ने क्यों नहीं बनाई? नहीं सर, आई थिंक एक हम लोग फॉर्चुनेट है कि ये कहानी हमें चूज करती है। आई थिंक दैट्स ग्रेट। एंड जैसे कि ये कहानी है, मे बी सब सोचते हैं कि यार ऑलमोस्ट 60 ईयर्स हो चुके हैं और ये कहानी किसी ने बताई नहीं। इवन वी वर शॉक्ड जब मैंने पहली दफ़ा सुनी, मैंने जाके सीधा गूगल पे देखा, यार ये जो भी उन लोग मुझे बोल रहे हैं सही है ना,
but it is like that. So I think और जब आप एक सही कहानी बनाते हो which is based on these true incidents, true facts, it always becomes inspiring. बट लेकिन 1962 का सीन क्रिएट करना कितना मुश्किल होगा? बहुत मुश्किल। कैसे किया होगा? काफ़ी जान निकली हमारी। पता नहीं उस टाइम तो उस समय के हथियार, उस समय के टेंट्स, इक्विपमेंट। नहीं, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब आपके पास ऐसे प्रोड्यूसर हों जो दे रिस्पेक्ट सिनेमा, उनको वो फिल्मों के लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ पैसों के लिए नहीं, तो मेरा काम आसान हो जाता है। बिकॉज मैं जो भी मांगू इन्होंने मेरे को दिया। आप यू कैन इमेजिन 14,000 फीट पे आप 600 लोगों को लेके जा रहे हो रोज़। हमने वहाँ पर टेंट सिटी बना दिया था, कॉस्ट्यूम टेंट, खाने का टेंट, इसका टेंट। कितना टेम्परेचर था? जब हमने शुरू किया था तो इतनी सर्दी नहीं थी, बट जब नाइट शूट्स होने शुरू हुए तो -8 हो चुका था, और जब खत्म हुआ तो -16 हो गया था। अच्छा, लद्दाख आप तो पहले भी गए हैं, आपने तो पहले शूट किया है। जी जी। इस बार जब गए और पहले लक्ष्य के टाइम जब गए थे, कितना फर्क लद्दाख में आपको? जमीन आसमान का फर्क है इंफ्रास्ट्रक्चर में। इंफ्रास्ट्रक्चर, यस। वहाँ पर जमीन आसमान, मतलब जो रोड्स हो गए वहाँ, मतलब अलग अलग जितना दूर आप जाना चाहो, मतलब रोड्स आर गुड। जब हम लक्ष्य के दौरान गए थे तो ये मोबाइल नेटवर्क नहीं था। अब तो नेटवर्क है, बहुत काफ़ी ज़बरदस्त नेटवर्क है। लेकिन जो लद्दाख के लोग हैं वो मतलब बहुत ही प्यारे तब भी थे और बहुत ही प्यारे अब भी। मैं सुन रहा था, आपने कहा कि जब लक्ष्य का शूट कर रहे थे किसी के पास फोन नहीं था, लेकिन अमित जी के पास, हाँ, उनके पास सैटेलाइट फोन था। तो पहली बार जब वो आए थे तो हाँ, पहली बार जब वो आए थे उनके पास सैटेलाइट फोन नहीं था। फिर उन्हें लगा कि यार ये बहुत मुश्किल होने वाली, लाइन लग रही है सब लोग को बात करने की। हाँ, लैंडलाइन के लिए सब लाइन लगाते थे। अच्छा, उन्हीं के पास? नहीं, हम पूरे जो क्रू कास्ट था, जब हम शूट के खत्म होने के बाद जब होटल में आते थे तो एक लाइन लगती थी वहाँ पर, डेस्क पे जो फोन था वहाँ से फोन करने के लिए। सब लिखना पड़ता था कि आप मुझे कॉल करें तो आप पहले नाम लिखते थे और फिर आपका नंबर आता तो रिसेप्शन से फोन करते थे, चलो आपका बारी आ गई। तो बच्चन साहब, हम लोग सब जाते थे। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि ये लाइन में हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। उन्होंने डिसाइड किया तो वो सैटेलाइट फोन ले अपना। आपकी रिसर्च में जब आप फिल्म बना रहे थे, डोकलाम का कुछ रेफरेंस आया क्या रिसर्च में? फिल्म में तो नहीं होगा? नहीं, फिल्म में नहीं आया था, बट मेरे को नेसेसरी नहीं लगा उसमें डालने का। हमारी फिल्म में, हमारी फिल्म इन 120 जवानों की है। क्या आप एज एन आर्मी किड एंड इतना आपने रिसर्च किया, आपको क्या लगता है वो रेजांगला और डोकलाम में कुछ कंपैरिजन है क्या? नहीं, वो बहुत अलग टाइम पे हुई थी दोनों चीज़ें, कोई कंपैरिजन नहीं है। बट एक चीज़ कॉन्स्टेंट है, हमारे जो ब्रेव सोल्जर्स हैं वो खड़े रहेंगे, कुछ भी हो जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। अभी ऑप सिंदूर से अगर आप तुलना करते हैं रेजांगला की, जी, क्योंकि आप आर्मी किड हैं, अगेन मैं बार बार इसको मेंशन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप जानते होंगे इक्विपमेंट के बारे में, जी, फोर्सेस के बारे में, हथियारों के बारे में। जी, अब तो कंप्लीट पूरा बदल गया है ना। अब तो शायद हम लोग उस वहां नहीं है जहां हम चाइना से पीछे थे और हार गए थे, करेक्ट? नहीं, अब तो बहुत आगे आ गए हम लोग, और अभी जो लड़ाई होती है वो वॉर रूम से होती है। यस। मिसाइलें यूज होती हैं, तो काफ़ी कुछ कंप्यूटर पे होता है आजकल। करेक्ट। और मेरे भाई साहब भी आर्मी में हैं, तो मेरे को काफ़ी कुछ पता है इसके बारे में। पर बताऊंगा नहीं। करेक्ट। अच्छा, ये एक तीखा सवाल पूछूं? पूछिए सर। थोड़ा सा कड़वा भी लग सकता है आपको। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि क्योंकि देश में राष्ट्रवाद की, नेशनलिज्म की एक वेव चली है, इसीलिए ये बाढ़ आ गई है इस तरह की फिल्मों की, वॉर से रिलेटेड फिल्मों की, और आप भी इसीलिए ये फिल्म इस समय बना रहे हैं। यार, रेजी ने अभी बताया आपको किस वजह से उन्होंने ये फिल्म बनाने का प्रयास किया है, तो उसके बाद कहना कि नेशनलिस्टिक और ये जो जिंगोइस्टिक कह रहे हैं, मेरे ख्याल से वॉर फिल्म अभी आखिरी कौन सी आई थी मुझे याद नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। जो लास्ट मुझे याद है वो उरी है शायद, जो लास्ट एक वॉर काइंड मिशन फिल्म है वो, मिशन फिल्म जो बनी थी। लेकिन ये फिल्म हमने बनाई है ताकि लोगों को बस ये जो हुआ था उस रात को वो याद रहे, और जो चीज़ें होती हैं कभी कभी इतिहास से सीखना बहुत ज़रूरी होता है। और जो चीज़ें हम जो कहते हैं ना फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जैसे हम अपनी आज़ादी फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हम अपने बाउंड्री का मैप फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हम अपने राइट्स, अपनी कल्चर, सब चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन इतनी आसानी से ये चीज़ें जा सकती हैं अगर ऐसे लोग ना हो जो खड़े होकर या तो लड़े या अपनी आवाज़ उठाएं। तो इट्स सर्व्स एज अ गुड रिमाइंडर। खूबसूरत बात कही आपने। इस फिल्म में शायद एक डायलॉग भी है, शायद देशभक्ति के बारे में, कि दिखा दो अपनी देशभक्ति, और आप जब वो स्पीच देते हैं आप मोटिवेशन के लिए अपने जवानों के लिए, उसमें देशभक्ति शब्द मैंने ट्रेलर में देखा। उस नहीं, देशभक्ति नहीं है, वो कह रहे हैं, वो कहते हैं उसमें कि बात जमीन की नहीं सरजमीन की, ये बात होती है उसमें। इस कॉन्सेप्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं, देशभक्ति, पेट्रियोटिज्म?
सर इसके बारे में सोचना क्या है, एक जज्बा है जो हम सबके अंदर मतलब बिल्कुल जिंदा है। अलग अलग रास्ते होते हैं इसे दिखाने के लिए, और मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि एक मैं अपने काम के ज़रिए से दिखाऊं, और एक इस तरह ज़रिए दिखाऊं कि मतलब जिस तरह से हम अपने ज़िंदगी में लोगों से मिलते जुलते हैं, किस तरह से हम उन्हें ट्रीट करते हैं, किस इज़्ज़त के साथ, किस प्यार के साथ, किस अपनेपन के साथ, ये बहुत ज़रूरी है। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि कोई आपसे नीचे है ऊपर है, ऐसी कोई बात है नहीं। सबका अपना अपना एक ज़िंदगी चल रही है, लेकिन टू बी देयर फॉर पीपल, और एम्पैथी जो होती है कि दूसरे के नज़रिए से सोचना कि मतलब अगर मैं उस सिचुएशन में होता तो मेरी क्या हाल होती, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाट ब्रिंग्स द आपको सोसाइटी। टेड टॉक देना चाहिए। टेड टॉक दिया है आपने कभी? नहीं नहीं, मुझे कभी मैंने टेड टॉक नहीं दिया है, मगर अगर कोई टेड टॉक से देख रहा हो तो आई एम अवेलेबल। आप एथीस्ट हैं वैसे, शायद मैंने कहीं सुना पड़ा। हाँ मैं हूँ। क्यों, कोई इसके पीछे कोई खास वजह है? नहीं खास वजह नहीं, मतलब मुझे साइंस पे ज़्यादा मेरी एम्फेसिस जो सोचने के बारे में साइंटिफिक ज़्यादा है। मगर मैं ये नहीं कहता कि लोगों को यकीन नहीं करना चाहिए, वो मतलब हर इंसान का एक अलग रास्ता होता है दैट गिव्स देम पीस, जो जिससे उन्हें शांति मिलती है, सॉलिस मिलता है। तो आई एम हैप्पी इफ एवरीबडी इज़ हैप्पी। अच्छा, जावेद साहब तो शायद यकीन करते हैं, वो तो इस्लाम पर बहुत लिखते बोलते भी हैं। नहीं वो लिखते बोलते हैं लेकिन यकीन तो नहीं करते। अच्छा, वो भी एथीस्ट है? नहीं वो तो मतलब वो एंटी थियस्ट है, वो एथीस्ट नहीं है, वो एंटी थियस्ट है। वो लोगों से कहते हैं आप कैसे बिलीव कर सकते हैं, वो उनका कुछ ज़्यादा अलग नजरिया है। कभी आप उनको कहते हैं सोशल मीडिया पर क्यों आप लोगों से आर्ग्यू करते रहते हैं? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं वो जानते हैं वो क्या कर रहे हैं, मैं कौन होता हूँ उनको बोलने वाला कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं। उनके तो रील्स तो मतलब अभी हर जगह छाए हुए हैं, सब जगह। हाँ मुझे लोग भेजते रहते हैं यार कि ये देखो तुम्हारे फादर ने क्या बोला, ये देखो तुम्हारे फादर ने। अच्छा, वो आपको कभी कुछ बोलते हैं, डांटते हैं या सलाह देते हैं? सलाह तो मतलब हाँ बड़े तो गाइड करते हैं आगे? बड़े बुजुर्ग तो हमेशा सलाह देंगे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने जोया को और मुझे जो एक खुद में कॉन्फिडेंस दिया है कि मतलब जो आपके डिसीजंस हैं आप उन्हें बैक कीजिए, उनमें यकीन कीजिए, लोग जो भी कहें इंक्लूडिंग मी, तो उन्होंने हमेशा ये कहा है। तो सलाह देंगे, लेकिन वो जानते हैं कि जोया भी और मैं भी इवेंचुअली वही करेंगे जो हमें सही लगता है। पर आप उनके बिना आपका काम भी नहीं चलता है। ज्यादातर आपकी फिल्मों में आप उनको अपने साथ लेते हैं, करेक्ट? नहीं उनके लिए टाइम लेना पड़ता है क्या उनसे अलग से? अगर उन जैसे इंसान का नंबर आपके स्पीड डायल पे हो तो मतलब फिर किसी और को फोन करने की क्या जरूरत है? तो उनसे डेट लेनी पड़ती है डेट या वो पहले से कहते हैं अच्छा नहीं अपनी फिल्म में तो पहले ये करेंगे? नहीं वो बहुत बिजी रहते हैं, टचवुड। हाँ, exactly. ही इज वेरी वेरी बिजी। हर मतलब ट्रैवल मुझसे तो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं लाइफ में, और हमेशा उनके साथ बहुत खुशी होती है, उनके साथ मज़ा आता है, उनके साथ स्टूडियो में जब वक्त मिलता है कि मतलब एक फोकस काम जो हो सकता है उनके साथ, क्योंकि वो ऐसे इंसान है मतलब वो जल्दी लिखेंगे। रेजी ने अभी इनके साथ में काम किया, तो आएंगे ट्यून सुनेंगे, विद इन हाफ एन आवर 45 मिनट्स वो गाना लिख लेते हैं और सब बहुत खुश हो जाते हैं। फिर उसके बाद रात को उनका एक फ़ोन आएगा या फिर अगले सुबह एक फ़ोन आएगी, अच्छा ये लाइन बदलो, ये लाइन बदलो, मैं इस लाइन के बारे में सोच रहा हूँ। क्योंकि डायरेक्टर मैं उस पिक्चर में, पूरी डांट मुझे मिली है। हाँ मगर रेजी का ये होता था कि अगर उन्हें कुछ चेंज करना होता तो फिर रेजी मुझे फ़ोन करता, यार डैड से बात कर लो। हाँ मुझे ही भेजो भाई फ्रंट लाइन पर। मौका मिला रेजी तो ऑपरेशन सिंदूर पर फिल्म बनाना चाहेंगे? अगर मेरे दो दोस्त बनाना चाहेंगे तो मैं जरूर बनाऊंगा। बताइए भाई फरहान। यार कहानी अच्छी बननी चाहिए यार। वो अगर इसमें मजा आया होगा तब तो आप कहेंगे भाई हाँ ठीक है। हाँ नहीं देखिए, बात फिल्मों में और रियल लाइफ में जो एक थोड़ा बहुत अंतर होता है कि रियल लाइफ में जो हुआ है ऑब्वियसली एक बहुत ही पावरफुल चीज़ हुई है या एक बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ हुई है या एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई है, लेकिन उसे फिल्म में बनाना, उसकी कहानी बनाना, वो एक अलग चैलेंज होता है। तो डॉक्यूमेंट्री बन जाती है अगर आपको देखना है कि क्या हुआ था, किस तरह से क्रोनोलॉजी में किसी चीज़, तो आप एक बहुत पावरफुल डॉक्यूमेंट्री भी बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिल्म बनाने के लिए एक अलग किस्म की राइटिंग चाहिए, तो अगर वो हो सके इसके साथ तो मैं डेफिनेटली व्हाई नॉट। कैसे चूज करते हैं रितेश आप प्रोजेक्ट्स? क्या देखते हैं? स्टोरी देखते हैं? आई थिंक स्टोरी में जो एक इमोशनल कनेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी हो जाए, मतलब चाहे वो स्टोरी कोई सुपर हीरो के होवे, कोई रियल इंसिडेंट के होवे, कुछ भी होवे, मतलब समवेयर उसमें आपको अगर कोई इमोशनल कनेक्ट मिल जाती है, देन आप कन्विंस्ड हो क्या यार आई कैन सी दिस। अच्छा, जो अभी तक आपने ब्लॉकबस्टर बनाई है, हाँ, सबसे ज्यादा मजा किस में आया और सबसे ज्यादा कामयाब आपके हिसाब से कौन सी फिल्म थी? I'll be very biased. फर्स्ट फिल्म जो दिल चाहता है ना, वो ही आई थिंक इज द फन, बिकॉज उस टाइम आई थिंक व्हाट वी वर 25 व्हेन वी स्टार्टेड इट, 25 सब 26 साल के थे, एंड
मतलब उसमें जो हर कैरेक्टर है 5-6 साल छोटा है इससे। हाँ करेक्ट सो हाँ सो आई थिंक उसमें मतलब आप कोई भी कैरेक्टर ले लो, मतलब उसमें चाहे वो आकाश का है, सिड का है, किसी का भी कैरेक्टर, मतलब आज भी यू विल फील दैट यार समवेयर टुडेज जनरेशन वुड हैव फेल्ट यार आई हैव बीन थ्रू दीज 3 कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं इन माय लाइफ, even though it is coming 30-40 years later, whenever you'll find कि यार I'll connect to them. तो I think वो एक emotional connector I personally I think जब मैं कोई कहानी पढ़ता try to find it in any film कि somewhere you feel that connect and then I feel यार चलो हमें बनानी चाहिए। आज अगर उसमें दोबारा कास्ट करना हो उस फिल्म में एक्टर्स को तो उसमें किसको कास्ट नहीं यार मैं तो छूंगा नहीं। नहीं छूएंगे? नहीं वो बन गया जो बन गया, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं नहीं हो बिल्कुल। सकती। पर आप तो रीमेक तो आपने बनाया है, जी मैंने बनाया। डॉन का बनाया है। जी लोग कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं अच्छा नहीं बनाया, कुछ लोग कहते हैं बहुत अच्छा बनाया, कुछ लोग कहते हैं कि ये इस तरह से छेड़छाड़, जैसे आपने कहा ना छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो डॉन का रीमेक बनाने के पीछे क्या सोच थी? यार मुझे एक तो वो फिल्म बहुत पसंद थी, दूसरी मैं पला बड़ा ही मतलब वो उस जॉनर पे हूँ, बच्चन साहब की फिल्मों पे हूँ, सलीम जावेद की फिल्मों पे हूँ। तो कहीं ना कहीं मतलब जब मैं फिल्म मेकर बना मेरे मन में एक था कि यार मैं चाहूँगा कि उनके फिल्म के साथ मैं कुछ, अगर मैं उन्हें कुछ ट्रिब्यूट कर सकता हूँ, एक होमाज कर सकूँ अपने काम के ज़रिए। और जो फिल्म मुझे लगी कि अपने ज़माने के लिए, वो 2006 में रिलीज़ हुई थी, तो उस ज़माने के लिए जो एक अच्छी ट्रांसलेशन हो सकती थी, क्योंकि डॉन 78 में भी जब बनी थी एक बहुत ही मॉडर्न फिल्म थी, जो उसका एक पेसिंग था, एक टेम्पो था, जिस तरह के कैरेक्टर्स थे, बहुत ही मॉडर्न फिल्म थी। तो मुझे लगा कि वो फिल्म एक अच्छी ट्रांसलेशन उसकी हो सकती है आज के ज़माने के लिए। और दूसरी बात जो मुझे बहुत हमेशा एक थोड़ी बहुत मुझे एक अफसोस होता था कि वो जो कैरेक्टर था डॉन का उस फिल्म में जो बच्चन साहब ने निभाया था, मुझे याद है जब मैं वो फिल्म देख रहा था एज अ किड, जब मैंने वो फिल्म देखी थी तो मुझे बच्चन साहब से डर लगता था जब वो डॉन थे, जब वो आते टैक्सी में रमेश को सच्ची वाला रियल वाला, वो जो रियल डॉन था। तो आई टू गेट स्केर्ड ऑफ दैट रियल डॉन। मुझे याद है जब वो उन्हें ढूंढ रहे हैं और वो बैक सीट में इंजर्ड बैठे हैं और वो गन डालते हैं इफ्तिखार साहब के कनपट्टी पर, तो ही वाज वेरी स्कैरी। तो मुझे लगा यार दिस मैन आई लव एंड ही इज माय हीरो, तो मैं इनसे इतना डर कैसे सकता हूँ, व्हाई इज स्कैरिंग मी? सो दैट स्टेड विद मी। तो मैं चाहता था कि मैं उस डॉन को एक नया एक मीनिंग दूं। अच्छा, आपने कभी अमित जी को बताया कि मुझे आपसे डर लगता था डॉन में? नहीं, मैं ऑफ कोर्स मैंने उनको बताया। क्या बोले? देखो मैं उनसे भी मिला था, मैं चंद्रा बारोट जी थे, मैं उनसे भी मिला था, ऑफ कोर्स डैड और सलीम साहब से भी मिला था, क्योंकि मैं चाहता था कि वो सब जाने कि ये फिल्म बन रही है और मैं चाहता था कि दे गिव अस आवर ब्लेसिंग्स टू गो अहेड एंड मेक दिस फिल्म। ओके, आपका प्लान है प्राइम मिनिस्टर को, डिफेंस मिनिस्टर को, सर्विस चीफ्स को ये फिल्म दिखाने का? आज आर्मी को दिखा रहे हैं हम लोग फिल्म, प्राइम मिनिस्टर को तो नहीं अब तक। अगर वो देखना चाहेंगे तो हम जरूर दिखाएंगे। वेरी हैप्पी टू। नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली जब आर्मी के सर्विसेज के इतने सपोर्ट से कोई आप फिल्म बनाते हैं और उसमें तो जीत दिखाई गई, आई एम श्योर गवर्नमेंट में, सर्विसेज में और आम लोगों की तरह। इस फिल्म में हमने आर्मी के साथ बहुत क्लोजली काम किया है। जब हम शूट कर रहे थे लद्दाख में, हमारे जितने भी सोल्जर्स थे सब आर्मी से आते थे रोज ट्रक्स में बैठ के। राइट। तो बहुत रियलिस्टिक अप्रोच लिया हमने इस फिल्म में। उनसे आपने इनपुट्स तो लिए होंगे? बहुत सारे। आपने भी पहली बार शायद कुछ आपने टाइम बिताया आर्मी के साथ? नहीं, मैंने तो लक्ष्य के दौरान से तब मैंने जाना कि उनकी ज़िंदगी क्या होती है, उनका कल्चर क्या होता है, किस तरह के लोग होते हैं। तब मुझे ठीक से एहसास उस वक्त हुआ था जब लक्ष्य के लिए हम रिसर्च कर रहे थे। मैं द्रास गया था, कारगिल गया था उस वक्त, और मैं गया था हम गए थे 2002 में। 2003 में शूटिंग हुई थी, 2002 में हम गए थे, और 2002 मतलब ऑपरेशन विजय के 3 साल बाद। हाँ। तो उस वक्त तो वहाँ पर ऑफिसर्स थे और सोल्जर्स थे जो लड़े थे उन ऊंचाइयों पर। तो उनसे सुनना कि किस तरह से वो वहाँ गए थे और क्या क्या हुआ था और क्या कैरेक्टर है उनका, मतलब ज़मीन से। आपने इस बार एक और अलग चीज़ कर दी। अब से पहले प्रीव्यूज होते थे फिल्मों के, आपने पेड प्रीव्यू कर दिया, और रिलीज से 3 दिन पहले, मतलब एक तरह से आई थिंक इट्स अ गुड थॉट कि आपने 18 तारीख चुनी, जो उस रेजांगला की लड़ाई की तारीख है, 18 नवंबर। तो क्या सोच थी इसके पीछे? आई थिंक सोच यही थी कि ये कहानी को अगर हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं जितनी वाइड हो सके, तो आई थिंक ये जो ट्यूसडे था, इट हैपेंड टू बी द एनिवर्सरी डे, इट ऑल्सो हैपेंस टू बी अ डे वेयर पीपल गो टू सिनेमाज, उनके फुटफॉल्स बहुत होते हैं उस दिन, एंड इट कोइंसाइडेड विद दिस। सो वी जस्ट थॉट कि यार अगर आप फिल्मों को दिखाते हो, पहले आप दोस्तों को दिखाते हो, फैमिली को दिखाते हो, उनको तो हम लोग थर्सडे को दिखाएंगे। जो
जेन्युइन ऑडियंस जो थिएटर टिकट खरीद के जाती है, लेट देम एक्सपीरियंस द फिल्म फर्स्ट. तो उनकी जो रिएक्शन है, फीडबैक है, शुड बी देयर बिफोर द मूवी ओपन्स ऑन फ्राइडे. तो वी आई थिंक जो टीम ने प्लान बनाया कि ऑलमोस्ट 16 अलग अलग सिटीज में वन शो टुमारो नाइट विच विल बी प्लेड 18 तारीख को. सो आई थिंक इट्स नो बेटर वे ना कि जो आपकी ऑडियंस है, डू लव योर सिनेमा, लव योर फिल्म, दे शुड गेट अ चांस ऑफ वॉचिंग इट बिफोर एनीबडी एल्स. सर दिल से फिल्म बनाई है, तो हमारी इसमें जो डरने की बात ही फैमिली है नहीं और दोस्त है, डरने की बात नहीं है. दिल से बनाई है फिल्म. देखिए आप डायरेक्टर हैं, नहीं और प्रोड्यूसर से पूछिए उसे नींद आई या नहीं है. नहीं, और जो हमारी फैमिली है, फ्रेंड्स है, फ्रेटर्निटी वाले, वो सब बाद में देखेंगे थर्सडे को. हाँ, ये शायद पहली बार ऐसा हो रहा है ऐसे हो रहा है कि पहले कि जनता के audience पास जा रही है. फैमिली के पहले, दोस्तों के पहले, फिल्म इंडस्ट्री के पहले कि ऑडियंस से ऑडियंस फिल्म देख रही और है. कोई भी जाके मतलब टिकट बुक कर सकता है. इट्स नॉट दैट हम जाके चूज कर सकते हैं, मतलब इट्स ऑन बुक माई शो एंड एनीवन कैन गो एंड बुक अ टिकट. अच्छा, एग्जाम से पहले तो बच्चों को भी ऐसे धड़कन बढ़ती है. जी. तो फरहान को डर ज्यादा एक्टर के तौर पे फिल्म आती है तब लगता है, या डायरेक्टर प्रोड्यूसर के तौर पे आती है तब लगता है कि पैसे डूब जाएंगे? एक्टर के तौर पे ज्यादा स्टेक पे लगा है. मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं झूठ नहीं बोलूंगा इस मामले में. क्यों, मुझे सच कह रहा हूँ, बिल्कुल डर नहीं लग रहा. कभी नहीं लगा किसी फिल्म से नहीं पहले? नहीं लगा है, ऐसा नहीं कि कौन सी मेरी- फिल्म में लगा है फिर बताइए. नहीं, दिलजादा के दौरान लगा था, लक्ष्य के दौरान मुझे बहुत ही मतलब टेंशन थी कि क्या होगा. मैंने ये सबक सीखा लक्ष्य के बाद. मैंने ये कहानी बहुत बार बताई है, मैं पूरा फिर बता repeat- अरे नहीं, पूरा रिपीट करूं. आपने सुनी छोटे होगी ये बता कहानी. अच्छा ठीक है. तो लक्ष्य के दौरान, क्योंकि जब फिल्म रिलीज हुई थी तो फिल्म उस बॉक्स ऑफिस पर उस लेवल पर परफॉर्म नहीं कर पाई जिस लेवल पर ठीक मैंने है। उम्मीद की थी Correct. कि ये होगा. क्योंकि वहाँ सिखाया भी जाता है ना, मतलब मेहनत से काम करो, ये करो वो करो, फल तो हमेशा अच्छा ही होगा. तो ऐसी फीलिंग नहीं आई मुझे उसके बाद. तो मैं बहुत ही मतलब दुखी था कि यार ये क्या हो गया. मेरी उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा थी इस फिल्म से, और ये कामयाबी जो इसे हासिल करनी चाहिए थी ये हुई नहीं मेरे हिसाब से. तो 13 साल बाद, तो 2017 में जब मैं IMA गया था, मैं देहरादून में था, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं आपके IMA आना चाहता हूँ. तो जब मैं वहाँ गया और जब मैंने देखा कि लक्ष्य का क्या मतलब इन्फ्लुएंस हुआ है नौजवानों पे, जो वहाँ पर अब लक्ष्य देखने के बाद उन्होंने फैसला किया कि मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है, तब मुझे एहसास हुआ कि यार हम लोग फंस गए हैं इस एक चक्रव्यूह में. यही सोचते हैं कि बॉक्स ऑफिस, अगर बॉक्स ऑफिस अच्छा ना हो तो इसका मतलब फिल्म अच्छी नहीं है या फिल्म ठीक नहीं है. तो मुझे एक सबक मिल गई वहाँ पर जब मैं गया था. एक सबक मैंने सीख ली कि यार अच्छी फिल्म आपने बनाई है, दिल से जैसे कह रहे हैं उन्होंने फिल्म बनाई है, आप जानते हैं कि ये फिल्म अच्छी है. अब ऑडियंस पे आप छोड़ दीजिए, आज नहीं तो कल अगर फिल्म अच्छी है तो आज नहीं तो कल एक ऑडियंस है जो उसे अपना लेगी. बिल्कुल देखिए. और वैसे भी आजकल तो पता है आपको, इंटरनेट का जमाना है. अभी नहीं चलेगी, लोग बाद में OTT पे देखेंगे, YouTube पर देखेंगे, तमाम जगह देखेंगे. 21 साल बाद हम लोग लद्दाख में वीकेंड्स में जाते थे, आर्मी स्टेशंस में लोगों को मिलने के लिए. ऑल द यंगस्टर्स दे यूज्ड टू कम टू मी एंड टेल मी वी जॉइन्ड द आर्मी बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज ऑफ लक्ष्य. बिकॉज ऑफ लक्ष्य. वो तो सुन के सीना चौड़ा नहीं जरूर होता नहीं, सीरियसली यार बहुत खुशी होती है. हम जब शूट भी कर रहे थे वहाँ पर, तो हम द नागा मेस, द नागा मेस इनवाइट किया था वहाँ पर डिनर के लिए. तो बहुत सारे यंग ऑफिसर्स थे, उनकी उम्र अब होगी 23-24. ये फिल्म रिलीज हुई थी 2004 में. यार वो 4 साल के थे, और वो लोग डर रहे थे 2 फरहान को साल के बोलने थे, से. 4 साल के थे. They were scared कभी to tell him. देखी They उन्होंने came ये to me. फिल्म, कभी उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है. That's Lakshya's victory. अनबिलीवेबल. That's नो Lakshya's सीरियसली इट इज. इट एब्सोल्युटली. कोई अधूरी इच्छा है क्या फरहान? इतना कुछ आपने हासिल कर लिया एक्टर, डायरेक्टर, राइटर के तौर पे, सिंगर के तौर पे, कोई है ऐसी इच्छा? नहीं, इच्छाएं तो है, मतलब ऐसी तरह हम फिल्में बनाते रहें, लोगों को एंटरटेन करते रहें, और हमारी कंपनी जो है वो और मतलब स्ट्रेंथ में ग्रो हो. हम चाहेंगे कि हम हिंदुस्तान की कहानियाँ दुनिया भर में ले जाएं. ये अभी आखिरी जो कहते हैं फ्रंटियर बचा है इंडियन फिल्म्स के लिए, तो कोशिश लगी रहेगी. कौन सा अगला कोई प्रोजेक्ट कुछ बता दीजिए थोड़ा आपके fans के लिए. अगले साल मैं डॉन 3 की शूटिंग शुरू करूंगा बतौर एज ए डायरेक्टर उसमें. तो वही होगा. अच्छा, पहले ही बता दिया. हाँ नहीं, मैं बता देता पता हूँ. लगा एक्टर भी आ गए उसमें. नहीं बिल्कुल नहीं. तो शाहरुख ही होंगे? नहीं, रणवीर सिंह. अच्छा, रणवीर सिंह, जी, राइट. रणवीर सिंह है उस फिल्म में. तो वेरी एक्साइटेड टू स्टार्ट दिस फिल्म. ओके. अब मैं सोच रहा हूँ कि आपके साथ एक छोटा सा रैपिड फायर करूंगा मैं. सिर्फ मेरे साथ. सिर्फ अगर वो दोनों भी जवाब देना नहीं चाहेंगे. आप फरहान ये फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट. फरहान करेंगे. ओके, रैपिड फायर. फरहान अख्तर, पहला सवाल. देश का, बॉलीवुड का बेस्ट डायरेक्टर आप किसे मानते हैं? ओ गॉड, यार ये तो बहुत ही मतलब पहुंचा हुआ सवाल है. गुरुदत्त, बिमल रॉय साहब.
और महबूब खान, मदर इंडिया। और करंट जनरेशन में पिछले 10 साल 20 करंट साल 30 जनरेशन साल में नहीं बहुत से हैं मतलब यार, मैं आपको बेस्ट एवर आप अगर पूछ रहे हैं तो मुझे उस जनरेशन में जाना पड़ेगा। लेकिन बहुत से डायरेक्टर हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जैसे मुझे 2-3 नाम भी ले सकते हैं लेना चाहें तो, जी, अपना जी। नाम भी ले सकते हैं लेना नहीं, चाहें। I'll make it easier for you. नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे जोया की फिल्में बहुत पसंद है, बहुत अच्छी फिल्में बनाती है वो। फिर फराह खान, हाँ, फारा, मुझे अपनी पूरी फैमिली का ही नाम लेना था जो मेरे फैमिली में है वो कर रहे हैं। नहीं बहुत से मतलब फिल्में मुझे अच्छी लगती ठीक है, हैं ठीक है, छोड़ देता हूं, मैं छोड़ देता हूं, हाँ छोड़ प्लीज, देता थैंक यू। हूं। ओके, बेस्ट एक्टर। फॉर मी दिलीप साहब एंड बच्चन साहब। मैं दोबारा पूछूंगा करंट जनरेशन में। करंट जनरेशन ऋतिक रोशन। वाह, ओके। खुद को एक्टिंग में 10 में से कितने नंबर देते हैं फरहान? यार ये सवाल तो मतलब लोगों के लिए होता है, मैं अपने आप को वो क्या तो नाम दे रहे हैं दूं? 10 में से 10 दे रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप कितने तो देते चलिए हैं? वो इतना क्योंकि आप perfectionist हैं। सच कह ही रहे तो मैं मान लेता हूँ। बेस्ट एक्ट्रेस। बेस्ट एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा, आई लाइक वेरी वेरी मच। ओके, होप प्रियंका इज वाचिंग। यस। बेस्ट राइटर। बेस्ट राइटर यस। सलीम जावेद यार, ना उनके पहले ना उनके बाद। बेस्ट फिल्म। यार ये किस तरह के सवाल है, इट्स इम्पॉसिबल यार। 2-3 फिल्मों के मतलब आपने कहने बोल का दिया, नाम हाँ, ले- उनका नाम तो ले Best दिया, news channel शोले। पूछिए। बेस्ट दीवार 100% मदर इंडिया, जैसे मैंने आपसे कहा। अच्छा, बेस्ट सॉन्ग तो पूछ प्यासा। सकते हैं। प्यासा। बेस्ट सॉन्ग, बेस्ट डायलॉग टाइप तो पूछ सकते हैं ना। बेस्ट सॉन्ग सॉन्ग। मतलब बेस्ट फिल्म काफी नहीं था, अभी और भी डिफिकल्ट करना है ऐसे। एक्चुअली टू मी ऑनेस्टली यहाँ पर मैं अपने गाने का जिक्र कर सकता हूँ, जो आई लव द सॉन्ग, इज द टाइटल सॉन्ग ऑफ दिल चाहता है। सुना दीजिए तो। अरे नहीं, डायलॉग थोड़ा डांस भी करके दिखा दो भाई। अच्छा, ओके। 3-4 नाम लूंगा मैं, जी। तो वन वर्ड दैट कम्स टू योर माइंड फर्स्ट। श्योर। फरहान अख्तर। मी। जावेद अख्तर। लेजेंड। रितेश सिद्धवानी। बेस्ट फ्रेंड। रेजी। आउटस्टैंडिंग डायरेक्टर। मेजर शैतान सिंह। लेजेंड्स ऑफ लेजेंड, लेजेंडरी लेजेंड। जावेद अख्तर। अभी तो बोला ना मैंने। हाँ हो गया। हो गया, अच्छा, हो गया। हाँ, ओके। शबाना आजमी। मुझे लगा वो ट्विंस थे और मुझे आज तक पता नहीं। 2 थे एक्चुअली। शबाना आजमी। ब्यूटीफुल। हनी ईरानी। प्योर लव। शाहरुख खान। मैग्नेटिक। जोया। मोस्ट सेंसिबल पर्सन आई मेट। I'm sure you haven't been asked this. That's why you're having नहीं to हाँ think. मतलब Correct? हाँ किसी भी मतलब जो लोग को इतने करीबी से जानते हैं उनके लिए एक लफ्ज के बारे में ऐसे सोचना। ये वैसे फरहान सोच समझ के बोलते हैं जो भी बोलते हैं, तो अच्छा, अब फाइनली मैं आपको बस सोशल मीडिया के जो मैंने शुरू में कमेंट्स जी। किया था, मैं आपको कुछ 4-5 कमेंट्स पढ़ के बता रहा हूँ और आप बस फरहान का रिएक्शन देखिएगा इस पर। आप लोग फरहान के बारे में क्या क्या लिखते हैं। फरहान, योर हस्की वॉइस हैज इट्स ओन फैन बेस. Do you wake up sounding like this, or is this a premium subscription feature? I wake up speaking like this. I'm also auditioning for Martin Scorsese right now. अगर वो किसी फरहान, you're so multi-talented कि सेट पे लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे, सर एक्टर आए हैं, डायरेक्टर आए हैं, सिंगर आए हैं, या फिर सब एक ही शिफ्ट में आए हैं? तो मैं अलग अलग बैंड रखता हूँ, एक पर सिंगर डायरेक्टर, तो जिस मूड डिपेंड करता है, तो जानते हैं कि मैं किस मूड में हूँ। ओके, फरहान, आई फील, एक किसी ने लिखा, फरहान आई फील डायरेक्टर्स कास्ट यू टू सेव बजट. हीरो भी, वॉइस ओवर भी, सॉन्ग राइटर भी, सब कुछ एक साथ. एक सेकंड, यहाँ प्रोड्यूसर साहब बैठे, उससे पूछिए. योर वॉइस हैज दिस कामिंग इफेक्ट. अगर आप अलार्म क्लॉक बन जाओ, लोग सुबह खुश होके उठेंगे. अरे कामिंग इफेक्ट के लिए अलार्म क्लॉक की क्या जरूरत है भाई? सोने के लिए आपको कामिंग इफेक्ट चाहिए. तो मैं आई कैन रीड योर स्टोरी. वो होता है ना काम ऐप जैसा, कि आप कहानी पढ़ के सुनाते हो किसी को ताकि वो सो सके. अच्छा, जेन्युइनली कुछ लोग आउट ऑफ रिस्पेक्ट लिखते हैं. आपको देख के लगता है स्ट्रेस भी आपको रिस्पेक्ट से अप्रोच करती होगी. क्या बात है. योर वॉइस हैज सो मच टेक्सचर कि लोग सुन के आंखें बंद कर लेते हैं कि देखें आपको या आपको सुने. I don't know what to say to this यार. All right.
I hope you liked the comments. Yes, thank you. Of course, thank you all. I am going to share this clip on social media. जिन लोगों ने ये comments लिखे हैं वो भी जानेंगे कि फरहान अख्तर उनके इस कॉम्प्लीमेंट के बारे में क्या सोचते हैं. Thank you so much, Farhan, Thank you. Rezi, Thank you. and Ritesh. Absolutely. Thank you so much. Thank you, and I wish you good luck for your movie. Thank you. Thank you. Thank you. Hope it does well. Thank you so much. Thank you. Thanks.